नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान पीसीएस के जो पेपर को डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली 2 क्लासेस में हमने राजस्थान पीसीएस के लगभग 40 से 45 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। आज की इस क्लास में हम उससे अपनी कहानी को उससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आप लोग अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो जॉब्स वाला की तरफ से जो 7000 प्रश्नों की और 70 टेस्ट की एक श्रृंखला चलाई जा रही है एप्लीकेशन के माध्यम से, जॉब्स वाला की एप्लीकेशन के माध्यम से ही उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 50 टॉपिक वाइज, 10 यूनिट वाइज और 10 एफएलटी टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। यह बाइलिंगुअल है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। सब कुछ, पेपर भी, क्वेश्चन भी और एक्सप्लेनेशन भी, सब कुछ क्या है, बाइलिंगुअल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, ठीक है। आज की क्लास को हम चालू करने के पहले, आज के नए प्रश्न को देखने के पहले, मैं कल एक छोटी सी त्रुटि हुई थी उसके संबंध में आपसे यहाँ पहले बात करूँगा, है ना। कल इस प्रश्न को हमने लगाया था प्रश्न क्रमांक 36। ये जो पेपर है हमारा, इस पेपर में प्रश्न क्रमांक 36 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो प्रश्न, ठीक है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 36, है ना, कि निम्न में से मूंगफली की झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है। इसका उत्तर शायद मैंने RG382 बताया था, है ना, जो कि गलती से हुआ। इसका राइट आंसर क्या है, गिरनार 2, है ना। उसका राइट आंसर क्या है, गिरनार 2, ठीक है। याद कैसे रख सकते हैं कि देखो, गिरनार जो पर्वत है और गिरनार का पूरा पूरा क्षेत्र है, कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और भारत में जो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, गुजरात में ही होता है, ठीक है। तो जो किस्म का नाम रख दिया गया वो भी किसके नाम पे रख दिया गया, गुजरात के ही एक जगह, गुजरात के एक क्षेत्र के नाम पे किस्म का नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं, आज की बात चालू करते हैं। उसमें अब हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 40, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्न क्रमांक 37 में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, इसको हमने कवर नहीं किया। प्रश्न क्रमांक 38 में विच टाइप वैरायटी ऑफ मैंगो इज ससेप्टेबल टू स्पंजी टिश्यूज, है ना, इसको भी हमने कवर नहीं किया क्योंकि हमारे इसमें सिलेबस से मतलब नहीं था इसका, है ना। प्रश्न क्रमांक 39 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी हमने कवर नहीं किया। हम कवर कर रहे हैं, है ना, प्रश्न क्रमांक 40 को यहाँ से, कि अर्का रक्षक इज एन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, है ना, अर्का रक्षक निम्नलिखित में से किस एक चीज की सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी मानी जाती है, ठीक है। तो अर्का रक्षक एक किसकी है, टमाटर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है। इस राजस्थान पेपर में 2019 के राजस्थान के इस पेपर में कई सारे इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो वैरायटी वगैरह पे थे, ठीक है। फिर चाहे वो है फिश की वो स्पीसीज या वैरायटी पे हो, या वेजिटेबल्स की हो, या फ्रूट्स की हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ के बारे में प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। जैसे टमाटर की बात करें तो अर्का रक्षक होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण खासियत क्या होती है उसकी, वह डिजीज रेजिस्टेंट होता है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का जो वो लगता है, रोग लगते हैं पौधों में और वनस्पतियों में, वह किसी भी प्रकार का कोई रोग उस वैरायटी में नहीं लगेगा, ठीक है, अर्का रक्षक में। जो ब्रिंजल भाटा होता है उसमें उसकी जो एक वैरायटी है उसको कहते हैं पूसा पर्पल लौंग। क्या कहा जाता है, पूसा पर्पल लौंग, ठीक है। पूसा दरअसल क्या है, हमारा जो कृषि संस्थान है उसने बनाया, पर्पल कलर के आधार पर रख दिया गया। लौंग की जो वैरायटी की वो है, शेप रहेगा, जो वो रहेगा, फसल निकल करके आएगी, वो लॉन्ग रहेगी, लंबाई में रहेगी, इस कारण ऐसा नाम रखा गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग फ्रूट्स होते हैं, हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं, उत्पादकता अधिक आती है, ठीक है। चिली की एक वैरायटी होती है गुंटूर सन्नम, ठीक है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और चिली का एक बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा ओनियन की भीमा शुभ्रा होती है, जो हमने ऑलरेडी कल क्वेश्चन लगा लिया था। कैबेज की गोल्डन एक्रे होती है, कॉलीफ्लावर की पूषा स्नोबॉल, कैरेट की पूषा केसर और पोटैटो की कुफरेज होती है, ठीक है। तो इन किस्मों को आप ध्यान में रखिए, कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, कुछ महत्वपूर्ण वेजिटेबल्स की, ठीक है। अगला, पंत रागिनी इज अ वैरायटी ऑफ, वापस से सेम प्रकार का लगभग क्वेश्चन। पंत रागिनी किस एक चीज की वैरायटी है, पंत रागिनी किसकी वैरायटी है, फेनुग्रीक की। फेनुग्रीक क्या कहलाता है, मेथी कहलाता है, मेथी नहीं मेथिक, चेक है ना, क्या कहलाता है, मेथी कहलाता है। तो फेनुग्रीक की एक वैरायटी का नाम क्या होता है, पंत रागिनी होता है, ठीक है। ऐसे ही टर्मरिक की एक वैरायटी का नाम दिया गया राजेंद्र सोनिया, क्या है। और कोरिएंडर का पंजाब कोरिएंडर। ऐसा फेटिडा का क्या नाम दिया गया, बकरगंज, है ना, क्या नाम दिया गया है, बकरगंज, जिसमें हाई रेजिन कंटेंट पाया जाता है। पंतरागनी हाई यील्ड और क्वालिटी लीव्स एंड सीड्स प्रोवाइड करती है। मिंट की एक वैरायटी होती है कुटकी,
कार्डमम ये इलायची की एक वैरायटी होती है, इसका नाम रख दिया गया मैसूर, ठीक है। जिंजर की एक वैरायटी होती है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, रियो डिजेनेरियो, ठीक है। और चिली की एक वैरायटी होती है, इसका नाम क्या रख दिया गया, गुंटूर शन्नम, जो कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स DAHD एंड एफ GI मिल्क प्रोडक्शन इन द ईयर 1718, ठीक है। देखो लिटरली कहें तो इस क्वेश्चन का वर्तमान में कोई रिलेवेंस नहीं है, ना ही उनके स्टेट में ना ही हमारे स्टेट में, ठीक है। कि भाई 2017-18 में दूध का उत्पादन कितना था देश में, इस बात का वर्तमान में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 17-18 जो था आज से कितने साल पहले की कहानी हो रही है भाई, लगभग 7-8 साल पहले की, 7 साल पहले की, और 7 साल पहले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में क्या प्रोडक्शन है हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यह ऑफिशियल डेटा है ना, यह ऑफिशियल डेटा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ वर्ष 2023-24 में कितना रहा, 239.30 मिलियन टन, कितना, 239.30 मिलियन टन, ठीक है। अब देखो 17-18 का जो पूछा हुआ था उसका राइट आंसर क्या था, 160 से 165 मिलियन टन, है ना, कितना, 160 से 165 मिलियन टन। अब तुम खुद सोचो, है ना, तुम खुद सोचो कि भारत में पिछले 7-8 साल में दूध के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। जो चीज 160 165 मिलियन टन में थी वो कितनी पहुंच गई, 239 मिलियन टन के आसपास पहुंच गई, ठीक है। अगला कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, ऑफ द टोटल मिल्क, है ना, कि भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। द मिल्क प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 3.78% ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। कि जो 22-23 में मिल्क का दूध का उत्पादन था और जो 23-24 में दूध का उत्पादन था, क्या हुआ, वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 3.78% की, ठीक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर और 23-24 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली, कितने परसेंट की, ठीक है। और इस हिसाब से 239 मिलियन टन दूध को यदि आप किससे डिवाइड कर देंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो कितना दूध मिल रहा है प्रति व्यक्ति, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध है हमारे देश में, ठीक है। हमारे दूध में मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी है, उपलब्धता कितनी है, 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द एवरेज यील्ड पर एनिमल पर केजी, है ना, यदि वह एक्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड का है तो प्रति एनिमल प्रतिदिन जो दूध वो हो रही है, उत्पादकता है वो कितनी है, 8 किलोग्राम की है। यदि वह कैसा जानवर है, क्रॉस ब्रीड का है या कैसा है, एक्जॉटिक है, जैसे उदाहरण के लिए कहें तो जर्सी गाय होती है, कौन सी होती है, जर्सी गाय होती है ना। तो इस प्रकार के जानवरों में, संकर किस्म के जानवरों में, है ना, कितना उत्पादकता है, 8 किलोग्राम प्रति जानवर प्रतिदिन उत्पादकता है। लेकिन भारतीय जैसे वो हैं किस्में हैं, है ना, जैसे भारत में जो हमारी किस्में हैं, जैसे मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में बात करें, निमाड़ी गाय है, मालवी गाय है, ये सब भारतीय किस्में हैं, ठीक है, साहीवाल है। तो यहाँ पे जो उत्पादकता वो मिलती है वो कितनी मिलती है, लगभग 4 किलो प्रतिदिन, है ना, 4 किलो प्रतिदिन प्रति एनिमल, प्रति जानवर हमको क्या उत्पादकता मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण डेटा आप ध्यान में रखेंगे उसमें यह है कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, और मध्य प्रदेश कहाँ पे आता है बाबू, तीसरे नंबर पे, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है, तीसरे नंबर पे आता है। अब यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वह देश के कुल दूध का 16.21 उत्पादित करता है प्रतिशत में, है ना। राजस्थान 14.51% उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश, हमारे अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो हम लोग 8.91%, ठीक है, देश के टोटल दूध का हम लोग कितना उत्पादित कर रहे हैं, 8.91% दूध उत्पादित करते हैं, ठीक है। अगला, पैरासाइटिक वीड एसोसिएटेड विथ मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड के साथ जुड़ा हुआ एक परजीवी खरपतवार निम्नलिखित में से कौन सा है ना। तो मस्टर्ड के साथ जुड़ा हुआ एक परजीवी खरपतवार कौन सा है, ओरोबांचे, कौन है, ओरोबांचे, ओरोबांक्यू कह सकते हो आप उसको, है ना, वो है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पैरासाइटिक वीड और वह किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जुड़ते हैं, होस्ट बनाते हैं, है ना, होस्ट क्रॉप क्या होती है वो नाम दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कौन सा, ओरावांकी, है ना, जिसको ब्रूम रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्टर्ड, टोमेटो और चिकपी, तीन तीन उसमें क्या मिलता है हमको, जुड़ा हुआ मिलता है, एसोसिएटेड मिलता है, ठीक है। क्या क्या हुआ, राई हो गई, सरसों हो गया, है ना, टमाटर हो गया, और क्या हो गया, चिकपी हो गया, चना। यह जो 3 जगह मिल रहा है, ये क्या काज करता है, तो ये जो
वो है पैरासाइट वीड है, वह इन सब का न्यूट्रिएंट लेवल क्या कर देगा, घटा देगा, और क्या कर देता है, उत्पादकता भी घटा देता है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रीगा होता है ना, जिसको विच वीड कहते हैं। यह मेज, sorghum और मिलेट में पाया जाता है, सामान्यतः मोटे अनाजों में पाया जाता है ना। और मेजर प्रॉब्लम किन में कॉज करता है, सेरेल क्रॉप्स में कॉज करता है। ठीक है, कसकटा की बात करें, जिसको डॉडर भी के नाम से भी जानते हैं, यह कई सारी क्रॉप्स में क्या होता है, लग जाता है, जैसे टमाटर है, लेग्यूम्स है, दालें है ना, लेग्यूम्स मतलब क्या है, दालें हैं। ठीक है, अलेक्ट्रा है, और ऐसे ही क्या हो जाता है हमारा, रैम्फी कार्पा हो जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला, राजस्थान रैंक्स इन पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी। ठीक है, अब देखो वापस से इस प्रश्न का हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का हमारे पर्सपेक्टिव से कोई खास मतलब नहीं है। वैसे आंसर क्या था, है ना, वैसे आंसर क्या था, फर्स्ट, है ना। और ये उनका 17-18 का डेटा राजस्थान वालों का है, हमारा इससे कोई खास मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलो अगला आता है कि इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज यूटिलाइज्ड इन, है ना, भारत में दूध का जो वो है, उपभोग है, उपयोग है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, किस रूप में किया जाता है, घी बनाने में, खोआ बनाने में, लिक्विड मिल्क में, या फिर पाउडर मेकिंग में। ठीक है, पाउडर मेकिंग की जो आप क्या कर रहे हैं, पास्चराइज्ड मिल्क पाउडर बनाते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, दूध का पाउडर जो कहा, जिसको कहा जाता है। ठीक है, घी और खोआ आपको पता है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज लिक्विड मिल्क। ठीक है, हमारे देश में घी, खोआ, बटर मिल्क, पाउडर मेकिंग, इन सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है, वो काम क्या किया जाता है, लोग दूध पीते हैं, है ना, लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, बजाय बजाय घी, मक्का और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के। ठीक है, तो हमारे देश में जो दूध का वो है, कंजम्पशन है, उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है, डायरेक्ट का मिल्क का क्या करना, मिल्क ड्रिंकिंग, या दूध का डायरेक्ट पी जाना। ठीक है, तो उसको हम यहाँ फॉर्मेट क्या कह देते हैं, माध्यम क्या कह देते हैं यूटिलाइजेशन का, लिक्विड मिल्क, है ना, कैसा, लिक्विड मिल्क को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लिक्विड मिल्क लार्जेस्ट शेयर है ना, रखता है। कंज्यूम्ड एज अ फ्रेश और अ टोन्ड मिल्क, है ना, फ्रेश मिल्क मतलब हमारे आपके घरों में जो होता है, हम उसको क्या कर देते हैं, उबाल के पी जाते हैं, वो फ्रेश मिल्क कहलाता है। टोन्ड मिल्क मतलब कि जो किसी न किसी एक पास्चराइजेशन की प्रक्रिया और आदि से निकला होगा, उसको हम पी जाते हैं, जैसे नंदिनी का कर्नाटक में हो गया, अमूल का पूरे देश में हो गया, मध्य प्रदेश में सांची का हो गया, वो सब जो टोन्ड दूध आते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार जरूर आप इससे गो थ्रू करें। ठीक है, चलो अगला आता है कि गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ काउ इज हाउ मेनी डेज। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक होता है कि गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक बार जब पेट में, है ना, एक बार पेट में जैसे उदाहरण के लिए गेस्टेशन पीरियड मनुष्य का कितना होता है, 9 माह, यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, है ना, 9 माह होता है। तो 9 माह हम कैसे बताते हैं कि एक बार जब माँ के पेट में क्या हुआ, इम्ब्रो है ना, भ्रूण का क्या हो गया, निर्माण हो गया है, तो उस भ्रूण के निर्माण के पश्चात एक संपूर्ण बच्चे का विकास, उस भ्रूण के निर्माण के पश्चात एक संपूर्ण बच्चे का विकास होगा उस भ्रूण से, और अंत में वह बच्चा इस धरती में आएगा। ठीक है, तो भ्रूण बनने से लेकर के बच्चे के इस धरती में आने तक के बीच में कितना समय लगता है, मनुष्य में तो कितना लगता है, सामान्यतः 9 माह का लगता है। ठीक है, यहाँ पे गाय के संबंध में पूछा गया है, तो गाय के संबंध में कितना है, एग्जैक्टली सेम, लगभग 9 माह है। कितना है, लगभग 9 माह है, जो कि यहाँ दिनों के हिसाब से यदि बात करें मोटा मोटा तो कितना बैठ जाएगा, 280 से लेकर के 285 दिनों के आसपास, कितना बैठेगा, 280 से लेकर के 285 दिनों के आसपास। ठीक है, तो गाय और मनुष्य का जो गैस्ट्रेशन पीरियड है, वह दोनों का गैस्ट्रेशन पीरियड लगभग कितना होता है, 9 माह, जो कि 280 से 285 दिनों के आसपास बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गैस्ट्रेशन पीरियड अलग अलग जानवरों के आपको दिए हुए हैं, जैसे बफेलो का कितना होता है, 305 दिन के आसपास का, घोड़े का कितना होता है, 335 दिन के आसपास का। ठीक है, कम के रूप में बात करें तो कुत्ते का कितना होता है, 63 दिन के आसपास का। ठीक है, बिल्लियों का कितना होता है, 65 दिन के आसपास का। ठीक है, तो ये एक क्या है, गैस्ट्रेशन पीरियड की रेंज दी हुई है अलग अलग जानवरों की, है ना, और गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब क्या है वो हमने समझा। ठीक, अगला, रेट ऑफ फीडिंग कोलोस्ट्रम टू अ न्यू बॉर्न काफ। सबसे पहले समझो कोलोस्ट्रम क्या होता है। हमारे क्षेत्र में, मैं बघेलखंड से आता हूँ, ठीक है, हमारे क्षेत्र में जब गाय या भैंस बच्चा जनती है, तो गाय और भैंस के बच्चा जनने से लेकर के, है ना, जिस दिन बच्चा जनी उसने, है ना, उस दिन से लेकर के अगले 6-7 दिन तक, है ना,
सामान्यतः 6-7 दिन रहता है, कई बार वो 5 दिन भी हो जाता है। चलो मोटा मोटा 5-6 दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो 5-6 दिन तक जो दूध निकलता है उसको दूध न कह क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं। हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोलोस्ट्रम कैसा दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, और बेहतर करें तो कैसा दिखाई देता है, येलोइश व्हाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, येलोइश व्हाइट, ठीक है। जबकि दूध कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आता है कि रेट ऑफ फीडिंग कोलोस्ट्रम टू अ न्यू बॉर्न काफ, है ना। समझो कि एक दिन में क्या हो रहा है, जो गाय है, जो भैंस है, जो जनी है, बच्चा जनी है, 1 लीटर कोलोस्ट्रम देती है। तो उस 1 लीटर कोलोस्ट्रम में से उसके पास टोटल 1 लीटर है, ठीक है। उस 1 लीटर कोलोस्ट्रम में से आप कितना रखेंगे, और उसका जो बछड़ा है, उसका जो बच्चा है, उसको कितना देंगे, ठीक है। उसको कितना देंगे, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज 10% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। कि बॉडी वेट का 10% किसके लिए छोड़ दिया जाता है, न्यू बॉर्न काफ के लिए, जो बछड़ा जन्मा है उसके लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो 90% है उसको उपयोग कर लिया जाता है, ठीक। तो ये क्या था, रेट ऑफ फीडिंग कोलोस्ट्रम टू अ न्यूबॉर्न कॉफ था, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ चंद बातें लिखी हुई हैं जो कोलोस्ट्रम के संबंध में है, और है ना, उनको आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक। चलो अगला है, नॉर्मली इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ बटर, है ना। बटर की पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बटर की पैकेजिंग के लिए सामान्यतः पार्चमेंट पेपर का उपयोग करते हैं ना। आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में एक टॉपिक दिया हुआ है स्टोरेज। क्या दिया हुआ है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज दिया हुआ है। तो उस पैकेजिंग वाले पोर्शन में क्या मिलेगा आपको, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मिलेगी। उस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर क्या मिलेगा आपको, पार्चमेंट पेपर मिलेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। पार्चमेंट पेपर में हम क्या करते हैं, पहले कोटिंग कर देते हैं, एक कवरिंग कर देते हैं, किस चीज़ की, पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल पायरोलिडीन की, है ना, किसकी, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन की कवरिंग कर देते हैं। यह क्या करता है, कवरिंग या कोटिंग, यह क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स अ गुड बैरियर टू द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पैकेजिंग के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि यदि पैकेजिंग, है ना, यदि पैकेजिंग मॉइस्चर को और ऑक्सीजन को, ह्यूमिडिटी को नहीं रोक पाई, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्पॉइल कर जाएगा, ड्यू टू रिएक्शन विथ सर्टेन बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो बटर है, मिल्क है, चीज़ है, इन सब के बारे में यहाँ क्या है, दिया हुआ है कि किसके लिए कौन सा कॉमन पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। अगला 49th क्वेश्चन, कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ हेमरेजिक सेप्टिसेमिया इज, है ना। जो हेमरेजिक सेप्टिसेमिया होती है उसका मूल पैथोजेनिक रीजन क्या है ना। तो हेमरेजिक उस सेप्टिसेमिया का मूल पैथोजेनिक कारण क्या बनता है, वह बनता है पास्टुरेला मल्टोसीडा, है ना। क्या बनता है, पास्टुरेला मल्टोसीडा। पास्टुरेला मल्टोसीडा इज द कॉजेटिव एजेंट और अ पैथोजेनिक एजेंट ऑफ अ हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो हेमरेजिक सेप्टिसेमिया होती है वह एक प्रकार की बीमारी है जो किसमें देखने को मिलती है, जानवरों में देखने को मिलती है। ये कौन से जानवर होते हैं, सामान्यतः कैटल एंड बफेलो, ठीक है। क्या होते हैं, कैटल एंड बफेलो। क्या होता है इसमें, स्वेलिंग होती है। क्या होती है, जानवर में स्वेलिंग होती है, ठीक है। ये किसके कारण होती है, पास्टुरेला मल्टोसीडा के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण, पास्टुरेला मल्टोसीडा के कारण। ऐसे ही एक बीमारी एंथ्रैक्स होती है जो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होती है, जिसमें सडन डेथ और ब्लीडिंग देखने को मिलती है कैटल, सीप और गॉट्स में, ठीक है। ब्रुसेलोसिस होता है जो कि ब्रुसेला अबॉर्टस के कारण होता है कैटल में, और गोट्स में किसके कारण होता है, ब्रुसेला मेलेंटेसिस के कारण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबॉर्शन इनफर्टिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, एबॉर्शन इनफर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो कि किसके कारण होती है, एप्थो वायरस के कारण होती है, कैटल बफेलो पिग्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ क्या दी हुई थी, लिस्ट दी हुई थी, जरूर आप इनसे एक बार थ्रू करें, ठीक है। अगला, द हस्क सीड रेशियो ऑफ द इसबगोल, ठीक है। इसबगोल की जो भूसी होती है ना, इसबगोल की जो भूसी होती है, इसका इसबगोल की भूसी को यदि आप उसमें परसाई की दुकान में लेने जाएंगे, है ना, परसाई की दुकान में लेने जाएंगे, पुरानी दुकानों में लेने जाएंगे, तो बड़ी सस्ती चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को आप क्या करें, पैकेजिंग में खरीदें, है ना, किसी प्रकार के पाउच में खरीदेंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, अपने आप महंगी हो जाती है, ठीक है। खैर,
और ये किसके लिए यूज करते हैं आप, लैक्जेटिव एजेंट के तौर पे आप यूज करते हैं। किसके तौर पे यूज करते हैं इसको हम, हाउस होल्ड में लैक्जेटिव एजेंट के तौर पे आप यूज करते हैं। कभी भी कोई भी पाचन क्रिया वाला आप वो लाएंगे, चूर्ण लाएंगे, उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, इसबगोल मिलेगा, ठीक है। खैर, तो इसबगोल में जो हस्क और सीड का रेशियो होता है वह निम्नलिखित में से कितना होता है। तो इसबगोल में हस्क और सीड रेशियो कितना होना चाहिए, 75-25 होता है, ठीक है। कितना होता है, 75-25 का रेशियो होता है, ठीक है। कई बार वो 70 लिखा होता है, 30 लिखा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा एक रेंज चलती है। अभी हमको जो क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन दिया गया, वो 75-25 का दिया गया, तो वही हमारे लिए आंसर है। यह 70-30 भी हो सकता है, ठीक है। अगला, यहाँ पर कुछ वो दिए हुए हैं, हस्क सीड रेशियो दिए हुए हैं अलग अलग फाइबर क्रॉप्स के। इससे आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। जैसे जूट की बात करें तो उसमें फाइबर कंटेंट कितना होता है ना। कॉटन की बात करें तो उसमें फाइबर कंटेंट कितना होता है। सन हेम्प की बात करें तो उसमें फाइबर कंटेंट कितना होता है। तो इससे जरूर एक बार आप गो थ्रू करें, ठीक है। अगला, माइक्रोब्स दैट हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड, है ना। ऐसे माइक्रोब्स जो कि कंज्यूमर के हेल्थ में एक बेनिफिशियल इफेक्ट लेकर के आते हैं ना, उसको किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी माइक्रोब्स जो हमारी गट हेल्थ को सुधारते हैं, हमारी पाचन प्रक्रिया को सुधारते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, प्रोबायोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म दे रहा हूँ मैं, इनको आप अपने स्तर पे पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है प्रोबायोटिक क्या होता है। फिर उसके बाद कुछ सिमिलर टर्म दी हुई है। जैसे सिमिलर टर्म में क्या दिया हुआ है आपको, प्रीबायोटिक क्या है, सिनबायोटिक क्या है, पोस्टबायोटिक क्या है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन विथ माइन्यूट डिफरेंसेस। वो माइन्यूट डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा राइट आंसर क्या है, प्रोबायोटिक। अगला, खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम भारत का एफएसएसआई अधिनियम संसद में जारी करने का वर्ष तथा लागू करने का वर्ष क्या था, ठीक है। जो अधिनियम आया वह किस वर्ष आया, तो 2006 में आया। इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। लागू कब हुआ, 2011 में लागू किया गया था, ठीक है। तो 2006 में इसको लाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। उस मिनिस्ट्री के वर्तमान जो मंत्री वो हैं, कौन है मंत्री, हेल्थ मंत्री, जेपी नड्डा साहब। कौन है, जेपी नड्डा साहब हैं, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो अगला आता है, ये पूरी उसके बारे में जानकारी दी हुई है। ये सब बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको अभी नहीं दोहरा रहा हूँ। शुरू से जो लोग क्लास देख रहे होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब प्रश्नों को हम ऑलरेडी क्या है, कई बार लगा चुके हैं अपनी शुरुआती क्लासेस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन की, न्यूमोनिया इन एनिमल अकर्स ड्यू टू द फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड, है ना। कि जो जानवर होते हैं उनमें निमोनिया हो जाता है, वह निमोनिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अकर्स ड्यू टू द फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड, है ना। कि कौन से ड्रग के गलत तरीके से दिए जाने के कारण जानवरों में निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन से जानवर हैं, ड्रेंचिंग न्यूमोनिया है। कौन है, ड्रेंचिंग न्यूमोनिया है। इन ड्रेंचिंग निमोनिया के कारण जानवरों में गलत तरीके से दवाई देने के कारण क्या होता है, निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से जैसे हमने वहाँ पे ड्रेंचिंग निमोनिया की बात करी, कुछ अदर फैक्ट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको भी एक बार आप जरूर गो थ्रू करें, जरूर इनसे देखें, ठीक है। देखो, ये सब यदि आप देखते चलोगे तो अल्टीमेटली विश्वास मानो, जिस भी किताब से जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसमें यह जुड़ करके चार चांद लगाने का काम करेगा, ताकि आपको एडिशनल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके साथ एडिशनल फैक्ट्स भी पता रहेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहाँ पे हम बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।